हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 19 अगस्त। 19 अगस्त के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे आज के कवर करेंगे इस डेली न्यूज़ एनालिसिस में। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चंस मैं इन वीडियोस के दौरान आपसे पूछती हूँ उसके कमेंट्स में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई किया करो उसका, ठीक है। और जो हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, एडिटोरियल एनालिसिस आता है हमारा एक, उसमें हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करते हैं। तो कोशिश करना कि इन सभी में आप पार्टिसिपेट कर सको, प्रीलिम संग्राम में आप पार्टिसिपेट कर सको, ओके। ये सब चीज़ों में आप पार्टिसिपेट करते हो अगर रेगुलरली, तो आपके लिए आने वाला है एक एक्साइटिंग सरप्राइज जो कि आपको मदद करेगा आपको अपने गोल के और करीब जाने में, ठीक है। तो इस पूरी चीज़ की बात करेंगे, लेकिन ये सरप्राइज का रिवील मैं अभी नहीं करूंगी, कुछ दिन और उसके बाद मैं इस सरप्राइज को रिवील करूंगी, ओके। तो शुरुआत करते हैं आज के एनालिसिस की। उससे पहले आपको बता दूं कि आप मुझसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं इस टेलीग्राम चैनल पे ही हमारे वीडियोस की पीडीएफ पोस्ट करती हूँ। अभी आप सोचोगे पीडीएफ का क्या काम है, तो पीडीएफ का ये काम है कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप डीएनए जो हम ये अभी कंडक्ट कर रहे हैं उसके नोट्स मत बनाओ, आप अपना टाइम बचाओ और पीडीएफ जो आती है उससे डायरेक्टली रिवाइज करना, ओके। डायरेक्टली रिवाइज कर लेना, तो इससे आपका टाइम बचेगा नोट्स बनाने का, आप सीधे सीधे रिवाइज करते जाओ, ओके। या फिर चाहो तो इसको अपने ई नोट्स वगैरह में, ऑनलाइन नोट्स में शामिल कर सकते हो। इसके साथ आप मुझसे मेल, ट्विटर और इंस्टाग्राम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको कोई भी दुख दर्द परेशानी हो रिगार्डिंग यूपीएससी तो आप मुझे बता सकते हो, ओके। नेक्स्ट आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। GS1 में कुछ भी नहीं है हमारे पास। GS2 में इंटरनेशनल रिलेशन में बात करेंगे, चाइना टेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम नियर इंडिया, ओके। इसके बाद देखो एक और है गवर्नेंस में, हम देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है अबाउट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसके साथ एक नई खबर है कि VLC मीडिया प्लेयर, आप सभी ने कभी ना कभी यूज़ किया होगा इसको अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर में। तो VLC मीडिया प्लेयर जो है इसको ब्लॉक कर दिया गया है बाय गवर्नमेंट। क्यों ऐसा हुआ है, क्या इसके पीछे की कहानी है, समझेंगे। GS3 में एनवायरमेंट में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में देखेंगे एंड इकोनॉमी में देखेंगे प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स के बारे में। GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे, ओके। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और देखो सबसे पहला हमारा आर्टिकल है, Supreme Court orders status quo on move to put panel in charge of IOA। बेसिकली न्यूज़ क्या है, पूरी कहानी क्या है, थोड़ा समझाती हूँ। अभी कुछ ही दिनों पहले, 2 से 3 दिन पहले, हमने एक न्यूज़ डिस्कस करी थी जिसमें हमने देखा था कि फीफा जो है, फीफा जो कि एक सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है फुटबॉल की इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडी है फीफा, और जो फीफा वर्ल्ड कप वगैरह होते हैं वो यही करवाते हैं। तो फीफा ने इंडिया को कर दिया है बैन, इंडिया को कर दिया है फीफा ने बैन। और इसके पीछे की पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर आपको यहाँ पे लिंक दिख जाएगी, ज़रूर से इस लेक्चर को देख लेना, सो दैट आपको पीछे का पूरा बैकग्राउंड समझ में आए। उसके बिना आपको लिंक नहीं बैठेगी, ओके। तो देखो आगे बात करते हैं। अभी क्या हुआ कि फीफा ने क्या किया, इंडिया को बैन कर दिया। अब इंडिया को क्यों बैन कर दिया, क्योंकि फीफा जो है फुटबॉल को रेगुलेट करता है, और फुटबॉल को ही रेगुलेट करने के लिए इंडिया में जो सबसे बड़ी बॉडी है वो है AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है, इसकी जो चेयरमैनशिप वगैरह है वो 12 साल से अटकी हुई है एक ही आदमी के पास में, ठीक है। तो एक ही पर्सन है जिन्होंने ये 12 साल से इसकी चेयरमैनशिप हथिया के रखी है, और 2 साल से इलेक्शंस भी नहीं हुए। तो सुप्रीम कोर्ट बार बार इनको कह रहा था कि ऐसा मत करो, इलेक्शन कराओ, कॉन्स्टिट्यूशन अपना प्रॉपर सही करो, बनाओ ढंग से। तो ये नहीं मान रहे थे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो AIFF है, इसके सारे जो मेंबर्स हैं, चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है, वो सब हट जाए। हम यहाँ पे एक कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स बना रहे हैं। ये कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक तो स्टेट के जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ना फुटबॉल वाली, उससे रिप्रेजेंटेशन होगा, और दूसरा रिप्रेजेंटेशन होगा इंडिपेंडेंट प्लेयर्स का। तो इंडिपेंडेंट प्लेयर्स जो हैं उनकी बात की गई। अब देखो जो स्टेट की बॉडीज हैं, फुटबॉल बॉडीज, वो तो यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स होंगे ना, उसमें उनका इलेक्शन हुआ, फिर वो स्टेट फुटबॉल बॉडी के मेंबर बने। तो ये तो इलेक्टेड है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट प्लेयर्स इलेक्टेड नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ पे फीफा ने कहा कि आप यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस करवा रहे हो। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस मतलब कि आप ऐसे लोगों से एआईएफएफ का कॉन्स्टिट्यूशन बनवा रहे हो, एआईएफएफ के बारे में डिसीजन दिलवा रहे हो, जो कि यहाँ पे थर्ड पार्टी हैं, जो कि यहाँ पे इलेक्ट होके नहीं आए हैं। ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट प्लेयर्स के बारे में बात हो रही थी, इसीलिए फीफा ने इंडिया को बैन कर दिया है, एआईएफएफ को बैन कर दिया। अब इसी के बाद ये भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि हो सकता है सेम काम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ हो जाए, और अगर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बैन हो गई ना, तो हम ना ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और ना ही किसी बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट में। अभी देखो हमारे प्लेयर्स कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, कितनी कोशिशें, कितनी मेहनत कर रहे हैं इंडिया का गौरव बढ़ाने के लिए। ठीक है। आपको पता होगा टोक्यो में हमने कितने मेडल्स जीते हैं ना, तो वो सब कैसे जीते, इन प्लेयर्स के कारण ही जीते। बैक एंड पे ये रेगुलेटरी बॉडीज भी होती है। अगर मान लो ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चक्कर में हमारे ऊपर ओलंपिक्स की जो कमिटी है उसने बैन लगा दिया, तो हमारे प्लेयर्स पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। तो अब ऐसे में क्या किया जाए? तो देखो यहाँ पे कुल बात ये हो रही थी कि क्या दिक्कत क्या है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ। तो देखो तकलीफ यही है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये एक बहुत बड़ी बॉडी है जो स्पोर्ट्स को रेगुलेट करती है, हमारा इंडिया का पार्टिसिपेशन इंश्योर करती है कि कैसा क्या पार्टिसिपेशन होगा, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा ओलंपिक्स में, ये सब। ठीक है। तो एक बड़ा यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इनको संभालने वाले जो चेयरमैन वगैरह के लोग हैं, जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स वगैरह हैं, वो भी एक बड़ा पद है। और ये जो चेयरमैन वगैरह हैं ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के भी इलेक्शंस नहीं हुए हैं, ये भी एक तरह से स्टैग्नेंट हो गया है। ठीक है। तो दिल्ली हाई कोर्ट में ये पिटीशन गई थी कि ऐसा हो गया है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि इनका भी सेम काम करो जैसा कि एआईएफएफ का करा, इनसे ये सारा जो पावर्स हैं इधर के चेयरमैन वगैरह से वो छीन लो, और यहाँ पे कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं। कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी फिर से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, और यहाँ पे बताएगी कि किन किन मेंबर्स को यहाँ पे रखा जाएगा, कैसे इलेक्शन होगा, ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। तो सारी की सारी पावर्स इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अभी के लिए यहाँ पे कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर को दे दी जानी चाहिए, ये कहा गया दिल्ली हाई कोर्ट में। ठीक है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा। अब इसके बाद ही देखो क्या हुआ, ये फीफा वाला डिसीजन आया कि फीफा ने बैन लगा दिया इंडिया के ऊपर। अब हम सभी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को डर ये लग रहा है कि अगर ये कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर वाली चीज़ आगे बढ़ती है तो हो सकता है इस इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के ऊपर भी बैन लग जाए और ओवरऑल इंडिया के ऊपर बैन लगा दे ओलंपिक्स की कमिटी। ओके। तो हुआ कुछ यूं है कि ये चीज़ सेंटर ने बताई सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस डिसीजन पे कि कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर संभालेगी अभी काम, इस डिसीजन पे स्टे लगा दिया है और अभी बोला है कि स्टेटस को चलने दो। ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटस को मतलब जो अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ओके। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अभी स्टे लगा दिया है। अब देखो हमारे देश में है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, और एक जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। ओके। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो ये है जो बैन लगा सकती है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के ऊपर। ओके। तो समझ गए पूरा मामला क्या है। अच्छा, अब ये इंडियन ओलंपिक कमेटी क्या बोल रही है कि हमें क्यों यहाँ पे कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स से दिक्कत है, क्योंकि इंडियन ओलंपिक कमेटी ये बोलती है कि अगर कोई भी ऐसी बॉडी है जो नॉन इलेक्टेड बॉडी है, अगर आप उससे रेगुलेट करा रहे हो अपने देश के स्पोर्ट्स, तो फिर ये हम थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस मानेंगे। थर्ड पार्टी इंटरफेयर कर रही है यानी कि स्पोर्ट्स में, और ये जो है ये हमारे रूल्स के अगेंस्ट है। तो कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप बनाते हो, ये इस कमेटी को अभी डिसॉल्व कर देते हो, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को अभी डिसॉल्व कर देते हो, या इसकी चेयरमैनशिप को अभी डिसॉल्व कर देते हो, तो हम इसको थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस मानेंगे। अगर करना ही है तो यहाँ के इलेक्शन वगैरह कराओ और नए चेयरमैन वगैरह लेकर आओ, लेकिन ये कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में सब कुछ मत दो। ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर हम ये कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर वाले डिसीजन के साथ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 99% चांसेस ये हैं कि हमें बैन कर दिया जाएगा फ्रॉम द ओलंपिक कमेटी ऑल्सो, और हम आगे ओलंपिक्स भी नहीं खेल पाएंगे। ओके। और ये सेम चीज़ फुटबॉल वाली भी बताई गई है फीफा के बारे में कि क्या हुआ कैसे हुआ। ठीक है। तो इसके लिए आप ऊपर जो आ रहा था वीडियो का सिग्नल, वीडियो का साइन, वो आप देख सकते हो फीफा वाले पूरे मैटर को जानने के लिए। ओके। अच्छा, अब इसमें देखो एक दो चीज़ें और बता दूं। इंडिया कब से पार्टिसिपेट कर रहा है ओलंपिक्स में? ओलंपिक्स में इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है सिंस 1900। ओलंपिक्स की शुरुआत 1896 में हुई थी। कहाँ से? एथेंस से हुई थी इसकी शुरुआत, ग्रीस से। ठीक है। और हमारे देश में ओलंपिक्स हमारे देश ने ओलंपिक्स में 1900 से पार्टिसिपेट करना शुरू किया, पेरिस से। ओके। और हमारे जो पहले 2 मेडल्स है ना, ये हमारे देश में
नॉर्मन प्रिचार्ड लेकर आए हैं, जो कि एक एंग्लो इंडियन थे, ठीक है, और ये एंग्लो इंडियन थे और ये ब्रिटिशर्स में से ही थे, यानी कि 1947 के पहले की बात है कि जब इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था इंडिया, तब नॉर्मन प्रिचार्ड हमारे लिए मेडल्स लेकर आए थे। उसके बाद से हमारे मेडल्स अलग आने लगे, ठीक है, यानी कि हमारे इंडियन जो पीपल थे वो लेकर आने लगे। आपके लिए आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि अभी रिसेंटली जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं, टोक्यो ओलंपिक्स में हमारे देश को कितने मेडल मिले हैं, और गोल्ड कितने, सिल्वर कितने, ब्रोंज कितने, ये तीनों चीज़ें मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, बहुत ज़रूरी है ये। ओके, अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के लिए कोई कमेटी की ज़रूरत थी। ओके, कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाए, तो कोऑर्डिनेशन के लिए किसी कमेटी की ज़रूरत थी। तो 1924 में ओलंपिक्स में इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा था, और ऐसे में सर दोराबजी टाटा, इन्होंने यहाँ पे एक एडवाइस दी कि हमें एक ऐसी बॉडी बनानी चाहिए, एक स्पोर्ट्स बॉडी, एक नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी बनानी चाहिए जो ओलंपिक्स में कोऑर्डिनेट कर सके। इसीलिए 1927 में ही ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बनाई गई, और 1927 में ही इसे शामिल कर लिया गया, इसे सैंक्शन, इसे बेसिकली इसके लिए अप्रूवल दे दिया गया बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ओके, समझ गए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, द रीसेंट ब्लॉकिंग ऑफ वीएलसी मीडिया प्लेयर। अब ये वीएलसी मीडिया प्लेयर आई थिंक आप सभी ने कभी ना कभी यूज जरूर किया होगा अपने लैपटॉप्स वगैरह में, ठीक है, कोई भी वीडियो वगैरह प्ले करनी है तो ये मीडिया प्लेयर काफी काम आता ना। अभी क्या हो रहा है कि वीएलसी मीडिया प्लेयर की वेबसाइट काफी लंबे समय से ब्लॉक्ड चल रही है। आप वीएलसी मीडिया प्लेयर की वेबसाइट खोलोगे तो आपको दिखेगा कि इसे ब्लॉक कर दिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसे ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसकी ऐप अभी ब्लॉक नहीं हुई है, ठीक है, तो वेबसाइट ब्लॉक है, ऐप ब्लॉक नहीं है। और ये क्यों ब्लॉक है वीएलसी मीडिया प्लेयर को पता ही नहीं है, ठीक है, किसी को नहीं पता कि ये ब्लॉक क्यों हुआ है, तो इसके बारे में पूरा आर्टिकल है। तो हुआ कुछ यूं है कि ये वीडियो लैन क्लाइंट, ये वीएलसी का फुल फॉर्म है, वीडियो लैन क्लाइंट, वीएलसी मीडिया प्लेयर का, इसको बैन कर दिया गया है इंडिया में, और इसको लेकर कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन न वीएलसी के पास है न किसी और के पास है। फरवरी से इनकी वेबसाइट जो है वो ब्लॉक्ड है। अब ये वीडियो लैन है क्या, देखो ये वीडियो लैन क्लाइंट जो है वीएलसी जो है, इसको पॉपुलैरिटी इंडिया में मिली इन द लेट 90s, जब हमारे देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अच्छी आ रही थी, हमारे देश में कंप्यूटर्स आने लगे थे, पर्सनल कंप्यूटर्स हमारे देश में आने लगे, उसके साथ साथ वीएलसी की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। ओके, अभी ये देखो ये एक फ्री और ओपन सोर्स है, जिसमें कि आप सारे वीडियोज़ वगैरह चला सकते हो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी पेमेंट को दिए हुए, ठीक है, तो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हो सकती हैं, और हर फॉर्मेट में आप यहाँ पे अपने वीडियो को चला सकते हो, तो वीएलसी सभी के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। ओके, तो वीएलसी मीडिया प्लेयर क्या है, आई थिंक समझ गए। अब देखो ये वीएलसी को बैन क्यों किया गया है, क्या हमें पता है कि वीएलसी को बैन क्यों किया गया है, हमें पता ही नहीं है कि वीएलसी को क्यों बैन किया गया है। अभी देखो क्या हुआ कि वीएलसी की पॉपुलैरिटी इतनी है कि वीएलसी का जो वेबसाइट है, जैसे ही बैन हुई, जैसे ही ब्लॉक हुई, तो सब जगह टेंशन हो गई कि क्यों यहाँ पे ब्लॉक किया गया है, क्यों बैन कर दिया गया है इसको। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने आरटीआई लगाई, राइट टू इन्फॉर्मेशन लगाया, कि क्यों बैन किया गया है, क्यों ब्लॉक किया गया है इसको। तो मीटी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने दिया जवाब, नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल विद द मिनिस्ट्री। मतलब मिनिस्ट्री को ही नहीं पता है कि क्या इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री के पास ही नहीं है कि क्यों ब्लॉक किया गया है, ठीक है। अब देखो इस वेबसाइट को जब आप खोलोगे तो आपको लिखा आएगा कि दिस वेबसाइट हैज बीन ब्लॉक्ड एज पर द ऑर्डर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर आईटी एक्ट 2000। ओके, लेकिन यहाँ पे अथॉरिटी के पास, जिसने इसको ब्लॉक किया, उनके पास ही इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्यों ब्लॉक किया गया है। अब क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये एक स्पेक्यूलेशन लगाया जा रहा है कि जब स्पेक्यूलेशन ये लगाया जा रहा है कि जब चाइनीज ऐप्स और चाइनीज वेबसाइट्स को बैन किया गया था, हमारे देश में 54 चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया था फरवरी में, उसी के साथ वीएलसी को भी बैन कर दिया गया। तो वीएलसी को क्यों बैन किया, क्या वीएलसी चाइनीज ऐप है? तो वीएलसी एक चाइनीज ऐप नहीं है, लेकिन वीएलसी को यहाँ पे डायरेक्टली बैन नहीं किया गया है। यहाँ पे क्या हुआ कि एक यहाँ पे साइबर हैकिंग ग्रुप है, ठीक है, साइबर हैकिंग ग्रुप है जिसका नाम है सिकाडा, ठीक है। ये सिकाडा के ऊपर ये एलिगेशन है कि सिकाडा ने जो ये साइबर हैकिंग करी है, जो मेलिशियस यहाँ पे इन्होंने वायरस वगैरह भेजे हैं, ये मेलिशियस वायरस इन्होंने भेजे हैं यूजिंग वीएलसी ओनली। ओके, तो वीएलसी के थ्रू इन्होंने ये वायरस भेजे हैं, इसीलिए वीएलसी को भी बैन कर दिया गया है। अभी देखो एक साइबर अटैक बड़ा सा हुआ था मिड 2021 में, उसके पीछे ये सिकाडा ही था, और सिकाडा जो है ये एक चाइनीज
हैकिंग ग्रुप है और इन्होंने वीएलसी को यूज़ किया था, हालांकि वीएलसी एक चाइनीज़ ऐप नहीं है। ओके, अभी देखो इसको माना जा रहा है कि ये एक सॉफ्ट बैन है, यानी कि इसको हटाया जा सकता है और यहाँ पे सिर्फ वेबसाइट को बैन किया गया है, ऐप को बैन नहीं किया गया है, क्योंकि ऐप जो है वो गूगल एप्पल स्टोर वगैरह पे है, गूगल प्ले वगैरह पे। तो ये जो स्टोर सर्वर्स हैं वो यहाँ पे ऐसा पाए जाते हैं कि वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे, वो यहाँ पे साइबर हैकिंग वगैरह का कोई काम नहीं कर रहे, इसीलिए इनको ऐप को बैन नहीं किया गया है, वेबसाइट को बैन किया गया है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे किन किन सिचुएशन में ऑनलाइन कंटेंट को आप ब्लॉक कर सकते हो इसकी भी बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो देखो दो तरीके हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक कर सकते हो। पहला तरीका है एग्जीक्यूटिव ब्लॉक करें, यानी कि गवर्नमेंट सीधे ब्लॉक करे। दूसरा तरीका है जुडिशरी, यानी कि कोर्ट ब्लॉक करे। पहला तरीका जो है जिसमें गवर्नमेंट ब्लॉक कर सकती है, उसमें ऐसा है कि गवर्नमेंट के पास ये पावर्स हैं कि अगर कोई भी ऐसा ऑनलाइन डाटा है जो कि देश के अगेंस्ट है, देश के अगेंस्ट यूज हो रहा है, देश को कोई हार्म पहुंचा सकता है, तो उसको यहाँ पे ब्लॉक किया जा सकता है। और इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पावर मिलती है बाय द आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000, सेक्शन 69A। सेक्शन 69A बोलता है कि कोई भी ऐसा डाटा जो पब्लिक एक्सेस कर पा रही है लेकिन जो कि यहाँ पे इंडिया के इंटरेस्ट के, सॉवरेनिटी के, इंटीग्रिटी के, डिफेंस के, सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन, इन सब के अगेंस्ट है, उसको यहाँ पे बैन करने का पावर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। और ये जो सेक्शन 69A है ना, इसकी पावर आती है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से। आर्टिकल 19 बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, लेकिन क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर लगा सकते हो, यानी कि जहां जहां पे ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह जो गलत तरीके से अगर यूज हो रहा है तो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगा सकती है। ओके, तो यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात की गई है और उसी से निकल कर आया ये सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट। दूसरा तरीका है कोर्ट्स बैन करें। तो कोर्ट्स क्या कर सकती हैं, कोर्ट्स के पास ये पावर होती है कि इंटरमीडियरी, जैसे कि मान लो इंटरमीडियरी कौन होगा, एफबी, फेसबुक के ऊपर मान लो किसी ए पर्सन ने कुछ कंटेंट पोस्ट किया जिसको सारी दुनिया देख सकती है, तो एफबी जो है वो इंटरमीडियरी है। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि इंटरमीडियरी जो है, यहाँ पे पावर दी गई कि इंटरमीडियरी जो है वो कंटेंट को अनअवेलेबल करा सकती हैं इंडिया में, या कंटेंट को रिमूव करवा सकती है इंडिया से। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कोर्ट जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को भी ये बोल सकती है कि आप इस वेबसाइट को ब्लॉक कर दो। ठीक है, जैसे कि कोई भी पायरेटेड कंटेंट है उसकी वेबसाइट को ब्लॉक कर दो, या फिर बीच में ये भी चीज़ आई थी कि पोर्नोग्राफी वाली जो वेबसाइट्स हैं उनको ब्लॉक करने का कहा गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट टू जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको। ठीक है, तो आप यहाँ पे कई सारे, जैसे जियो है, जियो के थ्रू आप कुछ वेबसाइट है जो पायरेटेड कंटेंट देती हैं, जैसे कि जो सॉन्ग्स वगैरह आते हैं वो पायरेटेड सॉन्ग्स वगैरह आपको, या मूवीज वगैरह जो डाउनलोड कर सकते हो आप पायरेटेड फॉर्म में, वो आप वेबसाइट ही नहीं खोल पाओगे जियो या एयरटेल पे। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपको यहाँ पे कोर्ट इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स या इस तरह के आदेश आपको दे सकता है। देन देखो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर ब्लॉकिंग एक्सेस टू कंटेंट ऑनलाइन। अब प्रोसीजर क्या है, देखो ये प्रोसीजर भी आईटी एक्ट में लिखा है। आईटी एक्ट क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का। ओके, इसके अंतर्गत ये इसके बारे में लिखा हुआ है क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। तो यहाँ पे याद रखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि ये इंटरमीडियरीज को डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप ये ऑनलाइन कॉन्टेंट को हटाओ, या फिर स्टेट गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि यहाँ पे आप इनको हटवाओ, लेकिन अल्टीमेट जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। तो आईटी एक्ट याद रखना कि जो पावर्स देता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देता। स्टेट गवर्नमेंट एफबी को जाके नहीं बोल सकती कि आप ये कंटेंट हटाओ। बोलना है अगर फेसबुक को कि आप ये कंटेंट हटाओ, तो फिर ये सिर्फ कौन बोल सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बोल सकती। और इसके लिए भी यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज यहाँ पे एक नोडल ऑफिसर लगाती हैं, जो कि यहाँ पे ये ब्लॉकिंग ऑर्डर वाली जो रिक्वेस्ट है इसको फॉरवर्ड करता है। ठीक है, इसके साथ डेजिग्नेटेड ऑफिसर भी होता है। जैसे कि होता क्या है कि ये देखो, एक है सेंटर, ठीक है, एक है स्टेट। सेंटर की कुछ यहाँ पे एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, स्टेट की एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, इनके पास एक नोडल ऑफिसर होता है जो कि रिक्वेस्ट को इनिशिएट करता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के डेजिग्नेटेड ऑफिसर तक ये रिक्वेस्ट पहुंचती है, और उसके बाद ये एफबी, गूगल, जहाँ पे भी जो भी इंटरमीडियरी है उस तक पहुंचाई जाती है। ओके, और यहाँ पे जो कमिटी है, कमिटी बनाई जाती है। ठीक है, कमिटी में मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस होते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, होम अफेयर्स, सर्टिन, इन सभी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं।
ये कहा जाता है कि जो क्रिएटर या होस्ट है कंटेंट का, जैसे मान लो किसी ने भी, यहाँ पे मान लो ए पर्सन है, इसने कुछ ऐसा कंटेंट डाल दिया एफबी पे जो कि बिल्कुल गलत है, देश की सॉवरेनिटी के, देश की इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट के नोडल ऑफिसर ने, डेजिग्नेटेड ऑफिसर ने यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करी एफबी को कि आप ये जो एबीसी कंटेंट है इसे हटाओ, क्योंकि यहाँ पे ये एबीसी कंटेंट हमारी जो यहाँ पे लॉ है, हमारी सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी, उसको वायलेट करता है। तो एफबी गया ए के पास, ए को बोला कि आपने ये कंटेंट कैसे डाला, क्या आप इसको लेकर कोई सफाई देना चाहोगे। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन रिप्लाईज वगैरह के लिए यहाँ पे मांगा जा सकता है क्लैरिफिकेशन आपका, और उसके बाद अगर ये क्लैरिफिकेशन से आप सेटिस्फाइड हो तो कमिटी जो है वो रिकमेंडेशन दे सकती है कि क्या किया जाए, इसे अप्रूव किया जाए रिमूवल की रिक्वेस्ट को या नहीं अप्रूव किया जाए। तो रिकमेंडेशन जो है इसको अप्रूव करता है कौन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे उस हिसाब से इंटरमीडियरी के पास डायरेक्शन जाता है कि आप इसको रिमूव करो या मत करो, ठीक है। तो अल्टीमेटली आईटी एक्ट जो है ये पावर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है नोडल ऑफिसर, नोडल ऑफिसर बोलता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जाती है होस्ट या क्रिएटर के पास, उसको बोलती है कि आप क्या सफाई देना चाहते हो, सफाई के बेसिस पर डिसाइड होता है कि क्या ये कंटेंट रिमूव करना है, नहीं करना है, जो भी करना है, ठीक है। इस प्रोसेस को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं, ठीक है। तो देखो होता यूं है कि यहाँ पे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने कई बार कोशिश करी कि आईटी रेगुलेशन में रिफॉर्म लाया जाए। पहला तो है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, देखो ट्रांसपेरेंसी लाना हमारे लिए ज़रूरी है आईटी एक्ट में। जैसे अभी क्या हुआ, वीएलसी मीडिया को बैन कर दिया, लेकिन वीएलसी मीडिया को पता ही नहीं कि क्यों बैन किया गया, किसी को नहीं पता, मीटी के पास आरटीआई भी गई लेकिन उन्होंने नहीं बताया, तो कोई क्लैरिटी ही नहीं है कि बैन क्यों किया गया। अब यहाँ पे रूल 16 जो है आईटी एक्ट का, वो आईटी रूल्स का, वो बोलता है कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होनी चाहिए कि पता ही नहीं चले कि बैन क्यों किया। तो ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा सेकेंडली यहाँ पे याद रखना, जो आईटी रूल्स है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड जरूर करते हैं कि आप अपना भी पक्ष रखो, जैसे क्रिएटर या होस्ट को बोला जाता है कि आप अपनी सफाई दो, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी जो है ये इतनी ज्यादा अफेक्टिव नहीं होती है, ठीक है। इट सीम्स दैट दिस अपॉर्चुनिटी मे नॉट बी अफोर्डेड टू द अफेक्टेड पार्टीज इन ऑल केसेस, सभी केसेस में ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। जैसे वीएलसी मीडिया को तो पता ही नहीं कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ, इनको तो चांस ही नहीं मिला क्लैरिफिकेशन देने का, तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट जाता है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे देखो डिसीजन मेकिंग भी खराब हो सकती है इसके चक्कर में, और फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं। जैसे वीएलसी मीडिया को बैन कर दिया, अब इनको फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज भी तो देखने पड़ रहे हैं। तीसरा ये एक रिव्यू कमेटी है यहाँ पे, कि मान लो कोई यहाँ पे जो कमेटी थी, जिसमें मीटी वगैरह सब शामिल थे, जिन्होंने अप्रूव किया कि हाँ भाई इसको बैन कर दिया जाए, तो जो कमेटी थी उसके ऊपर एक रिव्यू कमेटी भी होती है जो रिव्यू करेगी 2-2 महीने में कि जो ऑर्डर्स गए हैं वो सही है कि नहीं। आज तक किसी भी केस में रिव्यू कमेटी ने एक्चुअल कमेटी के डिसीजन के अगेंस्ट ऑर्डर दिया ही नहीं है, हर बार ये बोला है कि हाँ हाँ जो हमारी कमेटी है ना जिसने बैन किया उसने सही किया है। तो रिव्यू कमेटी ने कोई काम नहीं किया बेसिकली, यहाँ पे कोई सेफगार्ड का मतलब नहीं है। फोर्थ ये है कि यहाँ पे नॉन कंप्लाइंस के लिए, नॉन कंप्लाइंस अगर आप करते हो आईटी रूल्स का, उसके लिए यहाँ पे क्या हो सकता है, उसके लिए इंटरमीडियरी को चार्ज किया जा सकता है। और इस चक्कर में क्या होता है कि इंटरमीडियरी कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टेड चलते हैं, और ये कुछ भी कंटेंट को ज़्यादातर पोस्ट नहीं होने देते, जो कि अगेंस्ट में जाता है किसके, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के, ओके। अब सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंगल केस में भी ये बोला था कि आईटी रूल्स ठीक हैं, ये सही है, लेकिन इसका एप्लीकेशन भी ट्रांसपेरेंसी के साथ और बिल्कुल रीजनेबल करके, यहाँ पे रीजन के साथ, लॉजिक के साथ करना चाहिए हमको, ओके। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, बस्टर्ड अडाप्ट टू प्रोड्यूस 2 एग क्लच। तो देखो ये जो बर्ड दिख रही है ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ओके, और बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी बर्ड है, और यूपीएससी की फेवरेट है, क्यों, क्योंकि ये मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है, ओके। और इसके बारे में न्यूज़ ये आई कि आजकल क्या हो रहा है कि ये राजस्थान में मेनली पाई जाती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मानसून वगैरह ज़्यादा हो रहा है, एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, इस चक्कर में पहले बस्टर्ड जो है वो एक एग ले करती थी यूजुअली, अब जो है वो 2-2 एग्स ले करने लगी है, तो एक नया पैटर्न देखने को मिला है इनकी ब्रीडिंग वगैरह में, ओके। तो बस इतनी सी न्यूज़ है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जानना। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये राजस्थान की स्टेट बर्ड है, और राजस्थान इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग यहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह चलाता रहता है, और इंडिया की मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है, ठीक है। इसको आप फ्लैगशिप स्पीसी भी मान सकते हो ग्रासलैंड की। फ्लैगशिप माने कि फ्लैगशिप का मतलब होता है
कि अगर कोई भी स्पीशी है, उसको देख के, उसके पॉपुलेशन को देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ का जो इकोसिस्टम है ओवरऑल कैसा काम कर रहा है। जैसे कि ये पूरा ग्रासलैंड में ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो मिलती है। तो जितनी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको मिलेंगी उतना आपको समझ में आएगा कि ग्रासलैंड की बाकी सारी स्पीशीज़ कैसी हैं, सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, क्या इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रेशर तो नहीं है। ये सब चीज़ें आपको पता लग सकती हैं। तो इसीलिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो ग्रासलैंड इकोलॉजी की हेल्थ के बारे में बताती है, इसीलिए ये फ्लैगशिप स्पीसी भी है। इसकी जो पॉपुलेशन आपको मिलती है मेनली राजस्थान में, कुछ गुजरात में मिलती है और कहीं-कहीं पे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी मिलती है। इसको बर्ड जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्ट हो रही है। क्यों एक्सटिंक्ट हो रही है? क्योंकि बार-बार ये पावर ट्रांसमिशन लाइन से टकरा जाती है। कोलिजन हो जाता है, इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है और बार-बार ये टकरा जाती है। ओके? इसके अलावा हंटिंग इनकी बहुत हो रही है। पाकिस्तान में तो इनकी बहुत ज़्यादा हंटिंग होती है। हैबिटेट लॉस बहुत हो रहा है इनका। अल्टरेशन हो रहा है जो इनका एरिया है जहाँ पे ये रहती हैं, ग्रासलैंड्स जो हैं, ड्राई ग्रासलैंड में ये रहती हैं। तो यहाँ पे इनका एरिया जो है बहुत ज़्यादा अल्टर किया जा रहा है। इनके जो ग्रासलैंड है उनको एग्रीकल्चर फील्ड में बदला जा रहा है। इसके कारण इनका हैबिटेट भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब देखो एक चीज़ और याद रखना कि जो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, काफ़ी हेवी सी बर्ड्स होती हैं, ठीक है? इसलिए ज़्यादा ऊँचा उड़ नहीं पाती, बहुत नीचे-नीचे ही उड़ पाती हैं और इनफैक्ट अगर ये बहुत तेज़ी से रोड पे चल भी रही है ना और आप इनके सामने कोई बड़ा-सा यहाँ पे पत्थर वगैरह रख दोगे तो इनको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये इतनी हेवी होती है, इतनी स्पीड से अगर चल रही हैं तो, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण इनका एक्सटिंक्शन बहुत तेज़ी से हो रहा है। अब देखो इनके प्रोटेक्शन स्टेटस की बात कर लें तो आईयूसीएन जो है, आईयूसीएन क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इनकी एक रेड लिस्ट आती है जिसमें ये स्पीशी को डालते हैं बेस्ड अपॉन इट्स अवेलेबिलिटी। तो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी में डाला गया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके अलावा साइट्स जो है इसमें अपेंडिक्स 1 में डाला गया है, सीएमएस यानी कि कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज में अपेंडिक्स 1 में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में डाला गया है। आज का आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कितने शेड्यूल हैं और प्लांट्स के लिए जो शेड्यूल है वो कौन सा है, कौन से नंबर का शेड्यूल प्लांट्स के लिए है। ओके, ये बताना मुझे। अच्छा, आगे बात करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पीशी रिकवरी प्रोग्राम लाया है। कौन लाया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसको लेकर आया है, जिसमें कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगा वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स का। तो ये एक बड़ा प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। इसके अंदर स्पीशी रिकवरी प्रोग्राम लाया गया है और इसमें यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, यहाँ पे हैबिटेट डेवलप किया जाएगा किसके लिए? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, सो दैट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्ट कर सके हम। ओके, आगे बात करते हैं। चाइना टेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम नियर इंडियन बॉर्डर। तो इंडियन बॉर्डर के आसपास ही चाइना ने क्या किया है? एक एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया है। बेसिकली हो क्या रहा है? अभी देखो चाइना बड़ा घबराया हुआ सा है। क्यों? क्योंकि यूएस जो है वो ताइवान को लेकर बार बार चाइना को पोक कर रहा है। यूएस जो है, चाइना देखो क्या, चाइना क्या बोलता है? वन चाइना पॉलिसी के बारे में बात करता है कि ताइवान जो है हमारा है और कोई भी कंट्री ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखेगी। ऐसे में क्या हुआ? यूएस की स्पीकर जो है वो ताइवान पहुंच गई। ताइवान पहुंच के यहाँ पे यूएस की स्पीकर ताइवान तो पहुंची, तो इसको एक डिप्लोमेटिक विजिट के तौर पे देखा जा रहा था। चाइना भड़क गया, कैसे कैसे आप हमारे ताइवान में विजिट कर सकते हो, विजिट करना है चाइना में करो, ताइवान में क्यों विजिट कर रहे हो? तो चाइना भड़क गया। अब चाइना जो है यूएस से बहुत भड़का हुआ है और इंडिया और यूएस साथ में एक मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले हैं अक्टूबर में, ठीक है? अब इसके अगेंस्ट यहाँ पे बेसिकली इंडिया को चमकाने के लिए, यूएस को जवाब देने के लिए क्या किया है? चाइना ने इंडिया के बहुत पास में, इंडिया के बहुत करीब ये मिलिट्री एक्सरसाइज करी है, जिसमें इन्होंने एक मिसाइल को, एयर डिफेंस मिसाइल को टेस्ट किया है, जिसका नाम है HQ-17A। ये HQ-17 जो है ये कुल मिला के चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम है। ओके, एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें ये जो HQ-17A है ये मिसाइल है। ये मिसाइल कैसी है? सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसमें ये देखा गया कि ये मिसाइल को कब उड़ाया, यहाँ पे 15 अगस्त को, जब हम हमारा 75 ईयर मना रहे थे हमारे इंडिपेंडेंस का, तब इसे यहाँ पे उड़ाया गया और 75th इंडिपेंडेंस डे पे इंडिया के इतने करीब उड़ाने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये एक काउंटर मेजर के तौर पे ये काम किया गया है, सो दैट इंडिया ये समझे कि हमें यूएसए के साथ ज़्यादा कुछ यहाँ पे काम नहीं करना है। तो बेसिकली एक डेटरेंस के फॉर्म में और एक काउंटर मेजर के फॉर्म में चाइना ने ये किया है, ऐसा चाइना कहता है, ठीक है? अब अच्छा ये याद रखना कि इंडिया जो है, इंडिया तो अभी भी यही बोल रहा है कि हमको कोई दिक्कत नहीं है चाइना की ताइवान वाली पॉलिसी से, चाइना जो करना है ताइवान के साथ करे, हमें ज़्यादा बीच में नहीं आना है, ठीक है? तो यहाँ पे ये एलएसी के बहुत पास में ये हुआ है, दिखा देती हूँ लोकेशन।
तो ये देखो, ये है इंडिया की लोकेशन, ठीक है, ये है हमारा कश्मीर, ठीक है। ओवरऑल हम ये मानते हैं कि ये पूरा कश्मीर यहाँ से लेके तो यहाँ तक पूरा कश्मीर हमारा है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है, देखो ये बता देती हूँ। ये है हमारा जम्मू कश्मीर, ये है लद्दाख, ठीक है। यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है ना, ये है एलओसी। ये एलओसी जो है ये सीज फायर लाइन है, ठीक है। यहाँ पे ये एलओसी डिवाइड करती है इंडिया को और पाकिस्तान को। ये वाला जो एरिया है ये है पीओके, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये, जिसको वो लोग पाकिस्तान वाले आज़ाद कश्मीर कहते हैं। इसके साथ ये वाली जो लाइन दिख रही है ये है एलएसी, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ओके, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये अक्साई चीन को चाइना का बताती है, ओके, और इंडिया का नहीं बताती है। इंडिया जो है वो पीओके को भी क्लेम करता है और अक्साई चीन को भी क्लेम करता है। इसके साथ ये है सियाचिन। सियाचिन जो है इसके ऊपर कंट्रोल इंडिया का है, लेकिन इसको क्लेम पाकिस्तान भी करता है। यहाँ पे देखो, ये वाला जो एरिया दिख रहा है ब्लैक सा, ये है साक्षगाम वैली। साक्षगाम वैली जो है ये टेरिटरी जो है इसको यहाँ पे ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट भी कहा जा सकता है, ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट। ओके, ये बेसिकली पाकिस्तान ने सीज कर ली थी, पाकिस्तान ने अक्वायर कर ली थी, लेकिन इसको इन्होंने यहाँ पे इसको चाइना को दे दिया, और ये आज की डेट में इसके ऊपर कंट्रोल जो है चाइना का है। इसी एरिया के आसपास, इसी एरिया साक्षगाम वैली के बहुत करीब, यहाँ ऊपर देखोगे ना तो ये चाइना दिख रहा है। यहाँ ऊपर चाइना का यहाँ पे चाइना का जिंजियांग प्रोविंस आता है, ठीक है, जिंजियांग प्रोविंस। यहाँ जिंजियांग प्रोविंस में ही चाइना ने ये पूरा मिलिट्री एक्सरसाइज करी है, ठीक है। तो ये समझ गए, ये एरिया आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस मैप को ज़रा फिर से देख लेना। अच्छा, ये जो NJ9842 है ये क्या है, ये आखिरी पॉइंट है जहाँ तक एलओसी थी। यहाँ पे यूएन जो है, यूएन यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा था कश्मीर को लेकर, तो इसमें सीज फायर कराया, सीज फायर करा के एक बाउंड्री बना दी, और ये आखिरी पॉइंट था जहां तक बाउंड्री बनी NJ9842। इसके आगे नहीं पता कि किसका क्या है, तो इसीलिए सियाचिन के ऊपर बार बार ये लोग क्लेम करते हैं पाकिस्तान वाले कि ये हमारा है। ओके, तो इतना याद रखना है। ओके, अच्छा, बिग बैंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स कैन बी हार्मफुल। आरबीआई ने कहा है कि जो बिग बैंग प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, यानी कि गवर्नमेंट सभी बैंक्स को, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इनको ट्रांसफर कर रही है, कन्वर्ट कर रही है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। ओके, और ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो कन्वर्ट किया, सॉरी गवर्नमेंट जो है वो सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ट्रांसफर कर रही है प्राइवेट सेक्टर में, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो पहले हुआ करती थी अब वो प्राइवेट सेक्टर बैंक बन रहे हैं। और आरबीआई ने इसके ऊपर चिंता जताई है कि इतना भी प्राइवेटाइजेशन हमको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आरबीआई का कहना यह है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो अच्छा है, एफिशिएंटली काम करता है, प्रॉफिट मेकिंग करता है। बिल्कुल अच्छी बात है कि आप प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम कर रहे हो, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो काम करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, वेलफेयर के लिए। तो इकोनॉमिकली सोचो तो सही बात है कि आपको प्रॉफिट की ज़रूरत है, इसलिए आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, लेकिन इतना प्राइवेटाइजेशन भी ना हो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन और मॉनेटरी ट्रांसमिशन पीछे रह जाए, हमारा जो सोशलिस्ट एजेंडा है वो पीछे रह जाए। ओके, तो आज का आपका तीसरा क्वेश्चन जो थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला क्वेश्चन है वो ये है कि आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है, अगर बैंक्स का हम सब जगह प्राइवेटाइजेशन करते जाएंगे तो इसके पॉजिटिव्स क्या हैं और इसके नेगेटिव्स क्या हैं, ये मुझे बताओ। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, तीनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में। और अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।